मेटल और नॉन मेटल के बारे में अगर जाने तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सारी चीज़ें हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड से बनी हुई हैं। अब तक जितने भी तत्व खोजे गए हैं पूरे 118 तत्व हैं। उनमें से कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे सेक्टर को ड्रॉ किया हुआ है, जैसे ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में यहाँ ह्यूमन जो मनुष्य हैं और जितने भी जीव जंतु हैं उसमें भी मेटल पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है जो ब्लड में होता है और वह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में कॉपर भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है। तो और इसके साथ साथ अगर देखें नॉन मेटल में हमारे शरीर में जो है कार्बन के यौगिक ढेर सारे पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा शरीर भी जो है वो मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ है। आईटी सेक्टर में देखें तो लैपटॉप, मोबाइल और बहुत से जो है सेक्टर काम करते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करने के लिए। ये सभी चीज़ें भी जो है मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम से बनी हुई चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। तभी जाके हमारे आईटी सेक्टर की इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमारे काम आसान करने में होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, खेती बाड़ी में भी जो है ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, खेतों को जोतने के लिए पंपिंग सेट का प्रयोग किया जाता है पानी निकालने के लिए, और खेतों में फसलों को भी बढ़ने के लिए उसमें हम मेटल और नॉन मेटल का प्रयोग करते हैं खाद के रूप में, उसमें हम डालते हैं। और साथ ही साथ कीटनाशक और ऐसी बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो खेती बाड़ी में प्रयोग में आते हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए इन सभी चीज़ों को खाने के लिए, बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो हवाई जहाज़ का उड़ना, मेट्रो का चलना, बस, स्कूटर, साइकिल, जितने भी हमारे साधन हैं सब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड से बने हुए रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितनी भी चीज़ें प्रयोग होती हैं, कुछ भी बनाया जाता है, सभी में मेटल और नॉन मेटल का प्रयोग किया जाता है। मेगा स्ट्रक्चर्स में जैसे एफिल टावर हुआ है, ये टाइटेनिक्स हुए हैं, ऐसे बहुत से जहाज़ बनाए जाते हैं पानी में इधर से उधर जाने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, उन सभी में जो है मेटल और नॉन मेटल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखें तो यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें हमें यूनिवर्स से ही मिली हुई है। तो यूनिवर्स में ये सारी मेटल और नॉन मेटल, मेटलॉइड सारे तत्व जो है वो मौजूद हैं। तो देखें तो सूरज में हाइड्रोजन जहाँ हीलियम बन रहा है, हीलियम फिर कार्बन बन रहा है और उसमें से बहुत सी ऊर्जा निकल रही है। तो ये सब मेटल और नॉन मेटल का ही खेल है। स्पेस रिसर्च में अगर देखें तो पूरे ब्रह्मांड को जो है छानबीन खोजने और उनके बारे में जानकारी के लिए हम रॉकेट और सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं इन सभी चीज़ों को जानने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है मेटल और नॉन मेटल से बनी हुई हैं, और इन सभी चीज़ों को जानते हुए ये समझ में आता है कि हमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनकी प्रॉपर्टी पढ़ना कि किस तरह से जो है इसमें कोई भी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस प्रकार से किस अवस्था में वो बदलती हैं, और उनकी इन्हीं प्रॉपर्टी को हम किस तरह से प्रयोग में ला के इतनी सारी चीज़ों का हम आज प्रयोग करके अपने जीवन को आसान बनाते हैं। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान में आज तक जितने भी तत्व मिले हुए हैं वो पूरे 118 हैं। उन 118 तत्वों को वर्गीकृत किया गया है और उसमें से लगभग 95 मेटल्स में आते हैं, 17 नॉन मेटल हैं, 6 मेटलॉइड हैं। इन सभी का वर्गीकरण करने का जो आधार है वो आधार है उनकी प्रॉपर्टीज़, गुणवत्ता। इन गुणवत्ताओं को दो में भाग किया जा सकता है, भौतिकी और रासायनिक, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो भौतिकी गुण होते हैं वह उनके बारे में जानने के लिए उसमें कोई भी रासायनिक बदलाव नहीं किया जाता है, उन्हीं से ही पता चल जाता है। जैसे अपीयरेंस, वो दिखने में कैसे होते हैं तत्व, टेक्सचर कैसे बने हुए हैं वो तत्व, ऑर्डर महक कैसी है, और कलर रंग कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कितने तापमान पे वो पिघल जाता है,
बॉइलिंग पॉइंट, कितने तापमान पे वह उबलने लगता है। डेंसिटी, घनत्व, मतलब अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की अगर वो ब्लॉक ले रहे हैं, उसका टुकड़ा ले रहे हैं, तो कितना भारी होगा, कितना घनत्व। सॉल्युबिलिटी, किस चीज़ में वह घुलनशील होते हैं, किस चीज़ में अघुलनशील होते हैं। पोलैरिटी, ध्रुवता, वह ध्रुव के उसमें ध्रुवता कितनी है, मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल या पॉजिटिव या निगेटिव, इससे संबंधित। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणवत्ता, उनकी जो पता करने का तरीका है, वो पता करने का तरीका है कि जब तक उनको हम किसी रासायनिक प्रक्रिया से नहीं गुजारेंगे तब तक नहीं पता चलने वाला। तो उनकी रासायनिक प्रक्रियाओं को पता करने के लिए उनके रासायनिक जो गुण हैं उनको बदल के ही जो है हमें पता चलता है। तो इन दो खासियत पर, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिकी गुण और रासायनिक गुण के आधार पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया हुआ है। हम यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे किस तरह से मेटल हमारे चारों तरफ में प्रयोग किए जाते हैं। एल्यूमिनियम से वायर, टैबलेट, स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं। प्रेशर कुकर, कढ़ाई, पैन एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील से यूटेंसिल्स, एलॉय होता है ये कार्बन, आयरन और क्रोमियम का, घर के बर्तन बनाए जाते हैं जैसे ग्लास और प्लेट, कढ़ाई, ये सब स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं ताकि इसमें जंग न लगे। ब्रास, स्क्रू, ऑर्नामेंट, ये होते हैं एलॉय मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक के। ये ब्रास से बना हुआ, ये 5 रुपए का सिक्का ब्रास और निकल से बना हुआ है। कॉपर, प्लम्बिंग के लिए नल जो है कॉपर के बनाए जाते हैं। कॉपर के प्लेट्स और वायर भी बनाए जाते हैं। सिल्वर, ज्वेलरी और कटलरी। चांदी, आभूषण और बर्तन भी बनाए जाते हैं, जैसे ये चांदी का बना हुआ है। शीशे में जिसमें हम चेहरा देखते हैं, इस शीशे के बैक साइड पीछे चांदी की एक परत लगाई जाती है जिसमें चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। गोल्ड, सोना आभूषण बनाने में प्रयोग आते हैं। माइल्ड स्टील, स्क्रू एंड हिंजेस बनाने में प्रयोग आते हैं। ये कब्जा है, दरवाजे में लगाया जाता है, ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है। ये स्क्रू हैं, माइल्ड स्टील के बने हुए हैं। रॉथ आयरन, गेट और चेन, जो गेट बनाए जाते हैं वो रॉथ आयरन से बनाए जाते हैं और चेन भी जो है वो रॉथ आयरन से बनाए जाते हैं। एलॉय स्टील, स्प्रिंग, चीजल, सॉ, ये स्प्रिंग है, चीजल छेनी और ये सॉ आरी, ये एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। निकल, सिल्वर, इससे चाकू और ट्रे बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन से बॉयलर जिसमें पानी उबाला जाता है। गटर और फायर, इनके गेट्स बनाए जाते हैं। गटर के गेट्स और जहाँ पे आग जलती है उसके गेट जो है वो कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। जिंक की प्लेटिंग की जाती है कुछ स्क्रू और नेल पे। जिंक की प्लेटिंग करने से इसमें रस्टिंग नहीं होती है, जंग नहीं लगता है। तो इस तरह से हमारे चारों तरफ ये मेटल्स पाए जाते हैं और भी बहुत से मेटल हैं, यहाँ पे इतने दिखाए गए हुए हैं। तो मेटल इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होते हैं और उनके बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इन्हीं की प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करके आसपास की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। रसायन शास्त्र में मेटल उन तत्वों को कहा जाता है जो बड़े आसानी से अपने ऊपर एक धनात्मक जो है चार्ज लेके आ जाते हैं और उन मेटेलिक आयन के बीच में एक मेटेलिक बॉन्ड होता है जिनके कारण ये मेटल एक साथ इकट्ठे रहते हैं। ये मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं? मेटेलिक बॉन्ड ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन को एक साथ होल्ड करके रखते हैं। और मेटल आयन क्या होते हैं? तो यहाँ पे दिखाया गया कि मेटल आयन फॉर्मेशन का तरीका और क्या कारण है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एल्यूमिनियम लिया हुआ है। एल्यूमिनियम जिसका अणु संख्या 13, भार 26 है।
इसका अगर हम आणविक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें प्रोटॉन 13 है केंद्र में, न्यूट्रॉन 13 है, 13 है, और इसके चारों तरफ 13 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर हम इसमें कैलकुलेशन करें तो प्रोटॉन के कारण एटम को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, वो 13 है संख्या में। इलेक्ट्रॉन के कारण एटम को निगेटिव चार्ज दिया जाता है, वो भी 13 है संख्या में। और न्यूट्रॉन 13 हैं जिनका चार्ज से कोई मतलब नहीं होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। तो देखें 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एटम जो है वो पूरा न्यूट्रल स्थिति में रहेगा। तो जो ओरिजिनल एल्यूमिनियम है वो न्यूट्रल अवस्था में रहेगी। तो हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आएगा, तो 2 8 3 है। एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही हैं। अब ये तत्व जो है स्थिर अवस्था में रहने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के दौरान दे देते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बंध बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से दे देते हैं। इन मेटल्स को 3 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान होता है उसके मुकाबले कि इस 18 को पूरा करने के लिए ये 3 में 15 इलेक्ट्रॉन और ले लें। तो 15 इलेक्ट्रॉन और लेने की बजाय यहाँ पे ज़्यादा आसान रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन को देकर नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति को ये पा लें। जब एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे केंद्र में प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 13 और चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन 10 हैं। तो इसको देखें तो प्रोटॉन के कारण 13 धनात्मक इस पे जो है आवेश आएंगे और इलेक्ट्रॉन 10 ही हैं तो 10 आवेश ऋणात्मक आएंगे। 13 में से 10 गए, बचा 3। अब वो प्रोटॉन ज़्यादा है 3, इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर +3 या धनात्मक 3 उस पे आवेश आएंगे। तो इस तरह से सभी मेटलों के साथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से देने के कारण उनके ऊपर धनात्मक आवेश आते हैं। मेटल पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे तत्व हैं जिनको मेटल इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी ऐसी प्रॉपर्टी है, उनकी ऐसी खासियत है, जो कि भौतिकी हो सकती है और रासायनिक, दोनों के ही आधार पर तत्वों को 118 में से 95 को मेटल कहा जाता है। और उनकी यह खासियत, यह प्रॉपर्टी निर्भर करती है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादातर केमिकल के ऊपर निर्भर करती है और केमिकल प्रॉपर्टी इनकी ये कहती है कि मेटल ज़्यादातर जो है वो कैटायन मतलब धनात्मक आवेश को पाते हैं और इनके बीच में जो है मेटालिक बॉन्ड होता है। तो इसमें आवेश का आना, एक दूसरे के ऊपर बॉन्ड होना, ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण ही होते हैं। जब उनके ऊपर धनात्मक आवेश आते हैं तो इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, खिंचाव होता है। तो उस खिंचाव के कारण ये इनके तत्व आपस में जुड़े हुए रहते हैं और ये इसलिए मेटल कहलाए जाते हैं। मेटल की हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब मेटल को हम हथौड़े से पीट पीट कर उसको एक थीन शीट, पतली चादर में बदल सकते हैं। यह खासियत नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि मेटल को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो वो धीरे 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 पतला हो जाएगा बिना टूटे, जबकि नॉन मेटल को अगर हम ऐसे पीटेंगे तो वो टूट जाएगा। ये एक मेटल का पीस है जो थिन है, पतला है, इसको अगर हम और पीटें तो ये और पतला हो जाएगा हथौड़े से, लेकिन टूटेगा नहीं। ये लकड़ी का प्लाईवुड है, इसको ऐसा बनाया ही गया हुआ है। इसको अगर हम फर्दर और पतला करना चाहें पीट के हथौड़े से तो ये टूट जाएगा। ये नॉन मैलिएबल होता है। ग्लास स्लैब, इसको इस ढांचे में बनाया गया हुआ है। इसको अगर हम हथौड़े से पीट के और पतला करना चाहेंगे तो ये टूट जाएगा। इसकी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं है, ये नॉन मैलिएबल है।
ब्रेक कर जाएगा ये। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उनको पीट के हम एक थिन शीट में बना देते हैं और उस थिन शीट का बहुत जगह पे प्रयोग होता है। गोल्ड और सिल्वर ऐसे दो मेटल हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल हैं। सिल्वर फॉइल जो है मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम फॉइल फूड को, खाने के पदार्थ को लपेटने के लिए, उसमें पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आयरन के शीट जो है वो बक्सा बनाने के लिए, ड्रम बनाने के लिए, वाटर टैंक बनाने के लिए, गाड़ियों के बॉडी पार्ट्स को बनाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको अगर खींचा जाए तो एक पतली तार में बदल जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। और मेटल्स आर डक्टाइल, ऐसे नॉन मेटल में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल गोल्ड होता है। 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक खींचकर एक तार की तरह बनाया जा सकता है। उसके अलावा सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब भी जो है डक्टाइल होते हैं, इसीलिए कॉपर के जो है तार हमारे यहाँ मिलते हैं, एल्युमिनियम के तार होते हैं। गोल्ड और सिल्वर के तार जो है वो ऑर्नामेंट्स बनाने में प्रयोग में आते हैं। थिन वायर ऑफ टंगस्टन आर यूज्ड इन मेटल फिलामेंट एज अ फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब जो पहले बल्ब आते थे, ट्रांसपेरेंट बल्ब जिसमें फिलामेंट जलता हुआ दिखता था, तो वो टंगस्टन का बना हुआ रहता था। और टंगस्टन एक थिन वायर है और उसको जो है प्रयोग करने थे इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह रोशनी करने के लिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ देखते हैं, अगर एक ये सिलेंड्रिकल बार है किसी भी मेटल का, उसको खींच के एक पतले तार में बना दिया जाएगा। तो ये छोटा है, इसको जब खींचा जाएगा तो ये लंबा हो जाएगा। वॉल्यूम दोनों का जो है वो सेम रहेगा। तो इसमें रेडियस ज़्यादा है, इसमें रेडियस कम है, इसमें लेंथ छोटा है लेकिन इसमें लेंथ बड़ा है। तो ये प्रॉपर्टी एक मेटल की होती है, उसको खींच के एक तार में बदला जा सकता है। मेटल ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। मेटल ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। इनको अगर एक तरफ से गर्म किया जाए तो वह ऊष्मा को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। सिल्वर, चांदी जो है वह सबसे ज़्यादा अच्छा ऊष्मा को एक तरफ से दूसरी जगह या फिर ऊष्मा को हस्तांतरित करने के सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण है। कॉपर और एल्युमिनियम ये सब भी जो है ऊष्मा को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन मेटल में लेड जो है वो सबसे ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए एक प्रयोग कर सकते हैं जिसमें एल्युमिनियम की छड़ ली गई हुई है, उस पे इन लोहे के कीलों को मोम के द्वारा चिपका दिया गया हुआ है। उसके एक छोर को जो है गर्म किया जाता है, तो जैसे जैसे इसमें ऊष्मा एक तरह से दूसरी तरफ जाएगी, यहाँ के मोम पिघल जाएंगे और ये जो कील है वो गिरता चला जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि ऊष्मा एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं और इसको हम इसकी रासायनिक कंपोजिशन और संरचना से बता सकते हैं। एक मेटल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और आयोन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन आयोन के चारों तरफ एक समुद्र की तरह बना के रहते हैं और वह मुक्त होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इलेक्ट्रॉन को जब गर्म किया जाता है एक समय में, तो वह वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं और अपने इस कंपन ऊर्जा को जो गर्म होने के कारण वो लेते हैं, पास के दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को यह कंपन की ऊर्जा मिल जाती है और इस तरह से यह एक छोर से दूसरी छोर जो है ऊष्मा पहुंच जाती है। यह एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं किस तरह से मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ऊष्मा जो है ऊष्मा का सुचालक होता है। तो एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहाँ पे ये एल्युमिनियम की एक छड़ है, उसके ऊपर इन लोहे की कीलों को मोम के द्वारा चिपकाया गया हुआ है। इनको जब यहाँ से जलाया जाएगा तो ऊष्मा
इधर से इधर होते हुए जाएगी और ये सारे कीले जो हैं धीरे धीरे गिर जाएंगे। तो इससे सिद्ध होगा कि ये जो मेटल होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। मेटल विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ पे उदाहरण के साथ देखते हैं। विद्युत चालक होने का मतलब ये होता है कि जो मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका फ्लो। विद्युत धारा हम उसे कहेंगे जब तार में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन की बहाव को ही हम विद्युत कहते हैं। और मेटल की परिभाषा में ही यह कहा गया हुआ है कि मेटल जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन वहाँ ज़्यादा रहते हैं। एटम्स जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम के चारों तरफ, और इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया जाता है तो वह इन तारों में बहना शुरू कर देते हैं। उसी को ही जो है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जब इन तारों में सर्किट कंप्लीट होती है तो बल्ब जो है वो जल जाता है। बल्ब जलने का कारण ये होता है कि इसके फिलामेंट में जब ये इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है तो तत्वों के जो एलिमेंट और एटम्स होते हैं उनसे टकराने पे उसमें ऊष्मा पैदा होती है और हमें वह प्रकाश या रोशनी की तरह दिखते हैं। तो किसी तार का जो है जो मेटल का बना हुआ रहता है उसकी पहले तो मेटल की परिभाषा ये है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन और जो एटम आयन होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादातर मुक्त अवस्था में होती हैं, जिनके ऊपर बैटरी लगाने पर इन पे जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पड़ता है तो यह तार में एक दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के चाल को ही हम करंट कहते हैं। और इसी के ही कारण इसको मेटल्स को एक गुण दिया गया हुआ है, प्रॉपर्टी है इसकी कि इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। विद्युत के ये मेटल सुचालक होते हैं। यहाँ पर ये एल्युमिनियम का टुकड़ा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। ये बैटरी है, ये लाइट है, और सर्किट कंप्लीट होने पर देखते हैं ये बल्ब जल गया। तो इसका मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये नेल है, इसको देखते हैं। ये एक छोटा सा लोहे का ताला है, इसको देखते हैं। देखिए इससे भी जो है करंट पास हो रहा है। ये एक हेयर पिन है, इसको देखते हैं।
ये पेपर क्लिप है, इसको भी देखते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये प्लायर है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। धातु का अगला गुण है कि यह इनकी सतह जो है वह चमकीली होती है। लस्ट्रस मीन्स मेटल हैव अ शाइनिंग सरफेस, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर आर सम शाइनी मेटल्स एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। मतलब धातु जो है वो चमकीली होती है उनकी सतह। उदाहरण के लिए सोना, चांदी और पीतल जो है, ये तांबा, ये इनकी सतह जो है वह चमकीली होती है और इनको पॉलिश किया जा सकता है। और कुछ ऐसे हैं, द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल मेक देम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। इन धातुओं की जो सतह चमकीली होती है, इनको बहुत अच्छा परावर्तित प्रकाशों का बनाने, प्रकाश इन पे जब पड़ते हैं तो वो प्रवर्तित हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और इसी कारण से ही चांदी एक अच्छा परावर्तित वस्तु है। मतलब इससे प्रकाश जब पड़ती है तो अच्छी तरह से इसमें पूरी तरह से जो है प्रकाश प्रवर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए चांदी को शीशे बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो ये धातु होते हैं, इनकी चमक जब ये फ्रेश रहते हैं, मतलब तुरंत ये धातु बन के आते हैं, तो उनकी चमक बड़ी अच्छी बनी रहती है। लेकिन समय के दौरान वह चमक धुंधली हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वातावरण में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, इनसे यह रासायनिक प्रतिक्रिया करके अपने सतह पर एक उनके ऑक्साइड, कार्बोनेट या फिर सल्फेट बना लेते हैं। उनकी सतह इसके कारण धुंधली पड़ जाती है। उनको दोबारा से चमकाने के लिए इस सतह को हटाना पड़ता है, तब ये जो है दोबारा चमकते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि धातु की सतह जो है वह चमकीली होती है। मेटल चमकीले होते हैं। ये एल्युमिनियम का एक बर्तन है। कई दिनों से ऐसे रखने पे इसके ऊपर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण यह देखने में थोड़ा डल हो जाता है। लेकिन अगर इसकी सतह को हम थोड़ा पॉलिश कर दें, खुरद दें, तो नीचे की जो सतह रहेगी वो चमकीली रहेगी। ये देखिए, नई सतह जो है वो चमकीली है इस अगल बगल की सतह से। इससे यह पता चलता है कि मेटल जो है वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब पॉलिश करने पर वो चमकते हैं। ये कॉपर का बर्तन है। समय के दौरान इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड जम गया हुआ है, जिसके कारण इसकी चमक जो है वह धुंधली हो गई है। इसको अभी हम पॉलिश करेंगे तो नीचे चमकीली सतह दिखेगी। ये देखिए, तो पॉलिश करने पे यह चमकीली सतह दिखाई देती है, मतलब मेटल जो है वो लस्ट्रस होते हैं। धातु प्रायः बहुत कठोर होते हैं और इनकी कठोरता का मतलब यह है कि वह आसानी से चाकू से काटे नहीं जा सकते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, ये सब ऐसे धातु हैं जिनको हम आसानी से चाकू से काट नहीं सकते, इसलिए बहुत ठोस हैं, कठोर हैं। वहीं अगर देखें, कुछ ऐसे अपवाद हैं सोडियम और पोटेशियम के साथ। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल धातु होते हैं, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। मजबूती देखें तो मेटल जो है बहुत ही मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और मजबूत होने का मतलब ये है ये भारी भरकम भार को उठा सकते हैं, झेल सकते हैं। जैसे लोहा, यह आसानी से भारी
सामानों का बोझ जो है ये उठा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है पुल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए और रेलवे की लाइन बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और भी इसके प्रयोग हैं, भारी भारी मशीनें और उद्योग बनाने में भी प्रयोग में आते हैं। लेकिन वहीं पे ही सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, इसलिए ये किसी भारी सामान को उठाने के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। वहीं अगर देखें तो सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा अस्थिर हैं कि यह हमारे वातावरण में अपने मूल अवस्था में रह ही नहीं सकते हैं। रासायनिक प्रक्रिया कर करके ये दूसरे रासायनिक पदार्थ बना लेते हैं। धातु प्रायः रूम के तापमान पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब जो है रूम के तापमान पर ठोस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो रूम के तापमान पर वह तरल अवस्था में रहते हैं, जैसे मरकरी। मरकरी रूम के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। धातु का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें वह सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है, वह प्रायः बहुत ज़्यादा होता है। और इसका कारण ये है कि इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए देखेंगे, लोहा जिसका गलनांक है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर उसका गलनांक है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, गैलियम इसका गलनांक है -30 डिग्री सेंटीग्रेड, सीजियम का -27 डिग्री सेंटीग्रेड, पोटेशियम का 64 और सोडियम का 98 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें जो तत्व, जो धातु रूम के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं और उनका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसका कारण है कि उनके जो एटम अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके बीच में एक मजबूत बल लगता है, मेटेलिक बॉन्ड जिसे कहते हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा मजबूत मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण कुछ ऐसे जो हैं तत्व धातु वह रूम के तापमान पर ठोस होते हैं। वहीं पर मरकरी जो है कि ये तरल अवस्था में है, और इसी बल के ही कारण जो है कि लोहे का गलनांक 1535 है और कॉपर का 1083 है और गैलियम का -30 है, सीजियम का -27 है, पोटेशियम का 64 और सोडियम का 98 है। तो इन्हीं परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है, उसी के ही कारण कुछ धातु जो है बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं और कुछ जो है तरल हैं, इनका गलनांक ज़्यादा है तो कुछ का गलनांक कम है। धातु प्रायः उनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। घनत्व तो कहने का मतलब ये है कि उनके इकाई घन लिया जाए तो उसका भार बाकी और तत्वों के मुकाबले ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लोहे का अगर घनत्व तो देखें तो 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर हम लोहे का एक टुकड़ा लें जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो, और हम उसको जब तौलेंगे तो उसका भार होगा 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व वाला धातु है ऑस्मियम, जो कि 22 ग्राम होता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और सबसे हल्का होता है लिथियम, जो कि 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। मेटल जो है वो सोनोरस होते हैं, मतलब वह एक रिंगिंग साउंड जो है देते हैं, मतलब उनको जब स्ट्राइक किया जाता है, किसी चीज़ से उसको टक्कर दी जाती है तो एक कंपन वाली आवाज़ निकलती है, जिसको रिंगिंग साउंड और सोनोरस कहते हैं। तो चांदी और कॉपर ऐसे मेटल हैं जो बहुत ज़्यादा सोनोरस होते हैं, मतलब इनको जब स्ट्राइक किया जाएगा तो ये बहुत देर तक जो है आवाज़ निकालते हैं। उदाहरण के तौर पे टेम्पल में जो घंटा लगाया जाता है वो कॉपर और टिन से मिलके बनाया जाता है। कॉपर उसमें 78% होता है और टिन उसमें 22% होते हैं। धातु प्रायः जो है वो ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं
जैसे कॉपर और गोल्ड। कॉपर रेड ब्राउन रंग का होता है, मतलब लाल और भूरा का मिक्सचर जैसा दिखता है, और जबकि सोना जो है वो पीले रंग का दिखता है।